हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे साझेदारी संलेख के बारे में, यानी पार्टनरशिप डीड के बारे में। यह क्या होता है? साझेदारों के बीच में एक समझौता हुआ होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो स्टैम्प पेपर पर लिखित भी हो सकता है या ओरली भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, व्यवसाय के संचालन से रिलेटेड सारी जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके बारे में बताया जाता है। उसके बारे में मुख्य मुख्य बातें इसमें बताई जाती हैं। साझेदारी संलेख से आशय क्या है? साझेदारी संलेख फर्म के साझेदार द्वारा किया गया एक ऐसा समझौता या अनुबंध है जिसमें साझेदार व्यवसाय के संचालन से संबंधित समस्त शर्तों एवं नियमों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया हो। ठीक है। साझेदारी का उद्देश्य समझौते या अनुबंध के द्वारा ही होता है। उनके बीच कुछ ना कुछ समझौता होता है या कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, जो रिटर्न में भी हो सकते हैं, ओरली भी हो सकते हैं। अगर रिटर्न में हो तो अच्छा है। देखो, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो अपनी बात से मुकर सकता है, कोई प्रूफ नहीं रखता। पर रिटर्न में है ना, सिग्नेचर के साथ है, सब कुछ है, तो उसका एक प्रूफ रहता है जिससे भविष्य में होने वाले जो भी कोई वाद विवाद हो उसमें पेश किया जा सकता है सबूत के तौर पर। उसमें कुछ भी लड़ाई की संभावना इतनी ज़्यादा नहीं रहती। ठीक है। धोखेधारी की। साझेदारी का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। मतलब रजिस्ट्रार के पास इसको पंजीकृत करवा भी सकते हैं और नहीं भी। नेक्स्ट, इसमें कंटेंट क्या रहेगा, यानी जो साझेदारी समझौता है इसमें जो मुख्य बातें हैं वो लिखी क्या जाती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा जाता है? फर्म का नाम, साझेदार का नाम, पते, सबका एड्रेस लिखा होगा। ठीक है। सबके नेम होंगे, व्यवसाय का नेम भी, साझेदारों का नेम भी, और उनके एड्रेस, व्यापार का एड्रेस भी लिखा होगा इसमें, और साझेदारों को भी। व्यापार आरंभ करने की तिथि और उसकी अवधि। अवधि से मतलब है कि कुछ साझेदारी जैसे 1 ईयर के लिए हम पार्टनर बन रहे हैं या 2 ईयर के लिए किसी व्यापार को चलाने के लिए, या बता दिया कि जब तक करना है, बाद में आपसे समझौते पे इसे ख़त्म करेंगे। या फिर ये कह दिया कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हम पार्टनर हैं, जब ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो जाएगा, यानी जैसे कोई मशीनरी से रिलेटेड या किसी बिल्डिंग को बनाने से रिलेटेड या कुछ भी हो, कि जब हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब हमारी साझेदारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। कि एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो उसकी लिखी होती है कौन सी अवधि के लिए बनी है हम पार्टनर। थर्ड इज, इसमें पूंजी से रिलेटेड बातें लिखी जाएगी कि फर्म की टोटल पूंजी कितनी होगी, यानी कैपिटल कितनी होगी, कौन सा साझेदार कितनी पूंजी लाया है उसके बारे में लिखा होगा। साझेदारों की पूंजी स्थायी होगी या परिवर्तनशील होगी, ये लिखा जाएगा। ठीक है। यदि पूंजी पर ब्याज दिया तो किस दर से दिया हो जाएगा। साझेदारों द्वारा कोई ऋण पर ब्याज की दर क्या रहेगी। निजी खर्चे के लिए अगर वो ड्राइंग्स करता है, यानी वहाँ से व्यापार में से पैसे निकालते तो कितना निकाल सकता है। ये नहीं कि उसने 1 लाख रुपए लगाए और सोच रहा है कि 4 दिन बाद मैं 1 लाख निकाल लूँ, 50,000 निकाल, तो उसमें लिमिट दी होगी कि आप कितना निकाल सकते हैं। ठीक है। और जो आपने निकालना है उस पर ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा तो किस रेट से लगेगा। ठीक है। इंटरेस्ट की रेट क्या रहेगी वो लिखा हो जाएगा इसमें। निजी खर्च के लिए आरन कब व किस सीमा तक किए जाएंगे, वही है कि ड्राइंग्स कितनी की जाएंगी। लाभों का बंटवारा विभाजन अनुपात, यानी लाभों का बंटवारा किस रेशियो में होगा और उसकी रेशियो बंटवारा कैसे किया जाएगा, यानी रेशियो क्या रहेगी उनकी, यानी इक्वल रहेगी, पूंजी के अनुपात में रहेगी या उनके वर्क के हिसाब से रहेगी, तो सब लिखा जाएगा। साझेदारों को देय वेतन, कमीशन, बोनस आदि, यानी किसी साझेदार को भी वेतन दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा वो इसमें लिखा होगा। ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, यानी गुडविल है, यानी कोई साझेदार आ रहा है या जा रहा है, उस टाइम से रिवैल्यूएशन होता है, उसमें ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, तो वो किस बेस पे किया जाएगा, यानी कई तरह से ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, तो कौन सा उसमें रूल अप्लाई किया जाएगा उसके बारे में लिखा जाएगा। अगर किसी साझेदार क्या है, अपनी साझेदार हटना चाहते हैं कि अवकाश ग्रहण करना चाहते हैं कि मैं अब साझेदार नहीं हूँ, या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके हिस्से को किस तरह से निपटाया जाएगा, कैसे उसको उसका हिस्सा दिया जाएगा, उसके रूल्स लिखे जाएंगे। संपत्ति एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन संबंधी बातें, यानी रिवैल्यूएशन होने लग जाए अकाउंट्स का, तो उसमें एसेट और लाइबिलिटी का किस तरह से रिवैल्यूएशन करना है उससे रिलेटेड बातें इसमें लिखी जाएगी। साझेदारों के बीच आपसी झगड़ा हो जाए तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा, आपस में बैठ के किया जाएगा, पंचायत द्वारा किया जाएगा, कोर्ट में करेंगे, कैसे क्या करेंगे उसके बारे में लिखा जाएगा।
किसी साझेदार के दिवालिया होने पर होने वाली जो हानियाँ उसको किस रेशो में बांटा जाएगा। गार्नर बनाम मर्रे का नियम लागू होगा, नहीं होगा। यानी कि गार्नर बनाम मर्रे एक रूल हुआ था, ये 3 पार्टनर थे जिसमें एक का दिवालिया हो गया था, 2 बच गए थे। तो उनमें ये हुआ कि हम प्रॉफिट रेशो में अपना जो दिवालिया हुए का लॉस फैन करेंगे या जो हमारी कैपिटल रेशो है उसमें। तो उसका एक रूल बन गया था, तो वो रूल यहाँ पे लागू होगा या नहीं होगा। साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य यानी उनके रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है, उनके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। फर्म के लेखे किस प्रणाली में रखे जाएंगे, उनका किशन किया जाएगा, यानी ऑडिटिंग की जाएगी, नहीं की जाएगी तो किसके द्वारा की जाएगी। ठीक है, इन सब वाक्यों का इसमें समावेश होगा। इनके बारे में पहले ही लिख लिया जाएगा, कभी बाद में झगड़ा हो। इन सब पॉइंट को पढ़ने के बाद आपको पता लग गया होगा कि साझेदारी संलेख क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसमें पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। रिटर्न में होता है ये कि कोई मुकर ना जाए अपनी बात से। मान लो उसने कहा कि मैं तुम्हें 50% शेयर दे के पार्टनर बना रहा हूँ, बाद में वो अपनी बात से मुकर ना जाए, तो वो रिटर्न में प्रूफ होता है ये। ठीक है, इसमें पहले ही सारी डिटेल लिख ली जाती है ताकि भविष्य में कोई भी वाद विवाद ना हो कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना था, ये काम इतना ऋण लेना था, इतना ब्याज लेना था, इतना निकालना। ठीक है, तो सारा ये शुरू में ही डिसाइड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले प्रावधान अथवा नियम। यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ साझेदार पहले तो उसमें बहुत अच्छी दोस्ती होती है, बहुत भरोसा होता है, तो वो रिटर्न में नहीं करते कि हमें इस पर पूरा भरोसा है, वो कुछ भी रिटर्न में नहीं करते। पर बाद में जब झगड़ा हो गया तो अगर उसने रिटर्न में नहीं किया तो कोर्ट के लिए क्या क्या भी उनको सुलझाने के लिए रूल रेगुलेशन अप्लाई होंगे, तो वो इसमें पढ़ेंगे। ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 तक के प्रावधान है जो इस तरह है। ठीक है, अगर उनका ठहराव लिखित में नहीं है, मौखिक में है, तो वहाँ पे ये लागू होंगे। इन्हीं सभी साझेदारों का लाभ हानि अनुपात है जो इक्वल होगा, चाहे उसने कितनी पूंजी लगाई हो, जो उसका प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। साझेदारों को उनकी पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, ना ही जो ड्राइंग्स है यानी आहरण है उन पर कोई ब्याज लगाया जाएगा। ठीक है, ना ही देंगे ना ही लेंगे इंटरेस्ट। अगर किसी साझेदार ने फर्म के लिए कोई अतिरिक्त कार्य किया है तो उसके लिए कोई भी सैलरी कमीशन बोनस उसे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं देंगे। मान लो उन्होंने सबने पूंजी तो लगा दी, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तू काम कर ले, तुझे सैलरी दे देंगे, और बाद में उनकी लड़ाई होगी, कुछ हो गया तो उनको कोई सैलरी नहीं मिलेगी अगर उसने रिटर्न में नहीं किया तो। ठीक है, अगर यही तो फ़ायदा है कि वो पहले ही रिटर्न में लिख ले। यदि कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त फर्म को कोई ऋण देता है, ठीक है, जितनी उसने कैपिटल लगाई है उसके अतिरिक्त कोई भी वो लोन एज ए लोन उसमें पैसे दे रहा है, तो उस पर ब्याज दिया जाएगा 6% की रेट से। ठीक है, 6% पर एनम की रेट से उसको ब्याज दिया जाएगा। हानि की दशा में उसे ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर फर्म में लॉस हो गया तो उसे कोई भी वो क्या है ब्याज नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट। ठीक है, अगर लाभ होगा तो ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। प्रत्येक साझेदार को फर्म के संचालन में भाग लेने, फर्म की पुस्तकें देखने, जांचने, उनकी नकल लेने यानी फोटोस्टेट लेने का अधिकार है। कि उसको पता होना चाहिए फर्म में क्या हो रहा है क्या नहीं। ये नहीं कह सकते कि हम तो तुम्हें अकाउंटिंग दिखाएंगे, क्या पता उसने कुछ घोटाला कर रखा हो। ठीक है, तो सबको राइट है कि वो सारी बुक्स चेक कर सकते हैं। यदि कोई पार्टनर फर्म के व्यवसाय के समान या प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय करता है, यानी जिस चीज़ की उन्होंने फर्म खोल रखी है उसी की चीज़ की कोई फर्म खोल ली, उनमें कंपटीशन हो, तो अगर ऐसे व्यवसाय से कोई लाभ हो रहा है ना, तो उसका हिसाब फर्म को देना होगा, उसका भुगतान भी करना होगा, अगर फर्म की वजह से उससे कोई प्रॉफिट हो रहा है तो।